वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर नंबर 4 ई पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है हमारे ओम्स लॉ के लेक्चर का। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो 4 फैक्टर। पहला फैक्टर है लेंथ, दूसरा फैक्टर है एरिया, तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल और चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बता रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं और फिर इस लेक्चर को भी जल्दी से वाइंड अप करते हैं। छोटे लेक्चर्स बनाने का रीजन है ताकि आप सारे लेक्चर्स देखें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं लेंथ के बारे में। तो मान लीजिए मैंने एक सर्किट लिया, इस सर्किट में मैंने एक बैटरी लगाई। ठीक है, ये बैटरी लगा दी भैया, ये लगाया आपका एमिटर और ये जगह मैंने छोड़ दी खाली, ये बीच में मैंने स्पेस छोड़ दिया खाली। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, ध्यान से इस चीज को देखते रहिए। क्या किया मैंने यहां पे और यहां पे एक वायर लगाया। वो वायर था कॉपर का। इसका वर्ड लिख लो कॉपर। हम लोग कॉपर से ही डिस्कशन कर रहे हैं पूरा। वो वायर हमने लगाया यहाँ पे कॉपर का, उसकी लेंथ थी L। कितनी लेंथ थी उसकी? L। मान लो L लेंथ का वायर लगाने पे इस एमीटर के अंदर रीडिंग आई 20 एम्पियर। मान लो इस एमीटर में रीडिंग आई 20 एम्पियर जब मेरी लेंथ थी L। जब मेरी लेंथ थी L, ये पोटेंशियल है, यहां से ऐसे निकला है। ठीक है, और इस एमीटर की पोजीशन मेरे साथ साथ चेंज कर दो, बेटर रहेगा। यहाँ लगा, ठीक है, ये क्योंकि यहां से जब करंट को करेगा देखना पड़ेगा। तो ये लेंथ L पे हमारा एमीटर ने करंट दिया 20 एम्पियर। अब हमने क्या किया, हमने इस लेंथ को डबल कर दिया। क्या कर दिया? डबल। दैट मीन्स ये L का अब हमने कर दिया, थोड़ा सा इसकी लेंथ को मैं और बढ़ा दूं तब आपको समझना आएगा। ये L को अब हमने कर दिया 12। कितना कर दिया? दुगना कर दिया। जैसे ही मैंने इसे दुगना करा, ये प्रैक्टिकल है, ध्यान से, जैसे ही मैंने दुगना करा करंट हो गया मेरा 10 एम्पियर। क्या हुआ? ये सीधा डिप आया। डिप कितने का आया? 50% का, यानी कि हाफ हो गया वो चीज। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहां पे लेंथ जो बिहेवियर शो कर रही है करंट के साथ, वो यही कर रही है। लेंथ बढ़ी, करंट नॉर्मल था, लेंथ और बढ़ी, करंट कम हो गया। करंट कम हो गया, लेंथ और बढ़ेगी, करंट और कम होगा, लेंथ और बढ़ेगी, करंट और कम होगा। रेजिस्टेंस भी तो यही कर रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट कम हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट कम हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट कम हुआ। तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, करंट कम हो रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस और लेंथ आपस में इंटररिलेट है। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज आएगा, तो लेंथ में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो कि मैंने रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है और मेरे को दिए एक तार दिए कि भैया ये छोटी सी तार है, आप इसका रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज करोगे? आप उसे खींच दो, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ ये डायरेक्ट रिलेशन में है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब ये दोनों बढ़ेंगे तो करंट कम हो जाएगा। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला है कि यहां पे अब हम बात करेंगे एरिया की। ठीक है,
अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे हमने एक मोटा वायर लगाया और एक ऐसी दूसरा सर्किट बनाया, यहां हमने उसके कंपैरिजन में वायर को पतला कर दिया। ये वायर मोटा है, ये वायर पतला है, ठीक है। अब क्या देखा हम लोगों ने कि इसके लिए एम्पियर है और ये इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही यहां से फिर से करंट फ्लो हुई, सब कुछ हुआ, वही सब हुआ, ठीक है, ये सब हुआ। अब हम कह रहे हैं कि यहां पे जो करंट की वैल्यू आई, सबसे पहले तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये ऐसे है, ठीक है। यहां पे एक फैक्टर बनता है, वो फैक्टर बनता है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे जो करंट की वैल्यू आई वो 20 एम्पियर आई, और यहां जो करंट की वैल्यू आई वो कंपैरेटिवली क्या कहते हैं उसको, कम आई, क्योंकि इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम है, तो ये 10 एम्पियर है, ठीक है। सो हमने देखा जिसका एरिया ज्यादा है उसमें करंट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है। मान लो कि ये कंडक्टर, रेड वाला कंडक्टर ब्लैक वाले से ज्यादा मोटा है, तो इससे पानी ज्यादा फ्लो करेगा इसके कंपैरिजन में, है ना। एक मोटा पाइप और एक पतला पाइप, पानी तेजी से किस में फ्लो करेगा, मोटे पाइप में फ्लो करेगा एज कम्पेयर टू पतले पाइप में। सो यहां भी यही हो रहा है कि करंट मोटे पाइप से ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा, पतले पाइप से कम फ्लो करेगा। सो यहां से हमारे को एक रिलेशन मिला कि करंट और रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, और जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट, क्योंकि ये दोनों इनवर्स रिलेशन है। ये कम तो ये ज्यादा, और जब ये कम तो ये ज्यादा, है ना। अब ये ज्यादा है तो ये कम हुआ, और रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ गया। दैट मीन्स एरिया और करंट इनवर्सली नहीं, एरिया और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जब जब एरिया बढ़ेगा तब तब करंट बढ़ेगा, जब जब एरिया बढ़ेगा तब तब करंट भी बढ़ेगा। तो यहां पे से हमें ये चीज पता चली। तीसरा फैक्टर है मटेरियल का। मान लो एक कॉपर है, एक एल्यूमिनियम है, एक कॉपर है, एक एल्यूमिनियम है। कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर में मैंने करंट फ्लो कराया, यहां से मैंने 5 एम्पियर दिया, यहां से मैंने 5 एम्पियर दिया, यहां मुझे मिला 4 एम्पियर, यहां मुझे मिला 3 एम्पियर। ये प्रैक्टिकली वैल्यूज दिए, ये मैंने एज्यूम कराई वैल्यूज को। कॉपर वायर में मैंने जब 5 एम्पियर दिया तो मुझे 4 एम्पियर करंट मिल गया। एल्यूमिनियम वायर में जब मैंने 5 एम्पियर दिया तो मुझे 3 एम्पियर करंट मिला। दोनों में करंट किसमें ज्यादा मिला, कॉपर वायर में। दोनों में कॉपर वायर में करंट ज्यादा मिला, दैट मीन्स कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस कॉपर से ज्यादा है। तो ये होता है मटेरियल का फैक्टर, कि जिसका रेजिस्टेंस कम है उससे करंट ज्यादा निकलेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उससे करंट कम निकलेगा। तो हम मटेरियल से सिलेक्शन करते हैं। घरों में जो वायर लगती है वो सारी कॉपर वायर लगती है, क्यों? क्योंकि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम है, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उससे करंट ज्यादा निकलेगा। इनवर्स रिलेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो इसी के कारण हम लोग घरों में कॉपर वायर का यूज करते हैं पूरे घर की वो इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ऑफ करंट ज्यादा है, वो ज्यादा करंट फ्लो करेगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम वायर। और सिल्वर हम यूज नहीं करते क्योंकि सिल्वर महंगा है, वरना अगर हमें यूज कर रहा हूं तो नंबर 1 इज सिल्वर, ठीक है। लेकिन 36,000 37,000 का सिल्वर अगर आपने लेके फिर उसकी तारे बनाई तो फिर आपका वो घर कहाँ जाएगा, आपकी तारों में ही सारा बजट डूब जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद सेकंड आता है कॉपर, और कॉपर का कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है, इसीलिए पूरे घर में कॉपर यूज करा जाता है। एल्यूमिनियम का उसके बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल पे आ गया कि मटेरियल कौन सा ज्यादा कंडक्टिव करेगा, किससे करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो कॉपर से करंट ज्यादा फ्लो करेगा, एल्यूमिनियम से कॉपर के कंपैरिजन में थोड़ा कम फ्लो करेगा,
ठीक है, तो ये नेचर पे डिपेंड होगा कि मटेरियल कैसा है, क्या मटेरियल दिया आपने मुझे। चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का फैक्टर समझना बहुत आसान है। किसी भी तार में आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो पागल हो जाएंगे, वो पागल हो जाएंगे, भागेंगे इधर उधर, उधर भाग उधर भाग उधर भाग इधर भाग, बुरी तरीके से भागेंगे। और बुरी तरीके से भागने से किसी ना किसी चीज से टकराएंगे भी। टकराएंगे किससे? अपने आप से टकराएंगे। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, तीसरा टकरा गया, चौथा किसी से टकरा गया, तो कोलिजन बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन्स की भागा दौड़ी ज्यादा हो गई, और भागा दौड़ी के चक्कर में कोलिजन इंक्रीज हो गया, और कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है कि रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगा। इसमें थोड़ा सा पार्ट थर्मोडाइनमिक्स का आ गया, दैट इज क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, थर्मल टेम्परेचर्स का टॉपिक है ये। तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस को। तो ये चार फैक्टर है, चारों फैक्टर एक बार यहां लिखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ी रेजिस्टेंस बढ़ा। दूसरा फैक्टर है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कम एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा एरिया कम रेजिस्टेंस। तीसरा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा रेजिस्टेंस घटेगा। नंबर 4 नेचर, किस टाइप का मटेरियल है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, जिंक है, मैंगनीज है, कुछ भी है, क्या नेचर है उसका। क्या नेचर का मतलब क्या रेजिस्टेंस है उसका। रेजिस्टेंस का मतलब कितना करंट फ्लो करेगा उसमें से। करंट फ्लो करेगा हमारा सबसे ज्यादा कॉपर में से, अगर हम कॉपर और एल्यूमिनियम का कंपैरिजन करें, और यहीं पे सिमिलरली हम कॉपर और आयरन का कंपैरिजन भी करें, तो आयरन में कॉपर के कंपैरिजन करंट कम फ्लो करेगा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये चार फैक्टर्स थे जिसपे डिपेंडेंसी है हमारे कंडक्टर की। किसकी? कंडक्टर की डिपेंडेंसी है ये चार फैक्टर्स पे। और यहां से एक बहुत सुंदर फॉर्मूला जनरेट होगा हमारा रेजिस्टिविटी का, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और वो लेक्चर हमारा फाइनल लेक्चर होगा फॉर द ओम्स लॉ एंड करंट रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप ये वाला चीजें भूल जाओगे। इसको नोट कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन करिए, जितना कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, गेम्स खेलिए और सब कुछ करिए। ठीक है, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करिए और मस्ती मजे करिए, फायदा उठाइए इस टाइम का। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही। तब तक के लिए 4 पॉइंट्स को याद कर लीजिए, और हम एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नया फॉर्मूला डराइव करते हैं। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।